जैव विविधता। इसमें देखो एक कुछ तो डिफिनीशन बेस्ड सवाल आते हैं। डिफिनीशन में इसमें कई कॉन्सेप्ट हैं, जैसे अल्फा बीटा गामा, ठीक सुना है आप लोगों ने, है ना। जैसे जीन डाइवर्स, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, ऐसे है ना। मतलब डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन, डिफिनीशन से कुछ सवाल आएंगे, ठीक है। कुछ सवाल आएंगे कॉन्सेप्ट है इसके, मतलब एक तो डिफिनीशन हो गई बायोडाइवर्सिटी की, मतलब फिर आ जाएगा आपका कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, रिचनेस एंड स्पीसीज इवनेस, इवननेस, ये सब कॉन्सेप्ट से भी सवाल आते हैं, ठीक है। तीसरे टाइप के सवाल आते हैं बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन इफर्ट से। कंजर्वेशन इफर्ट, संरक्षण, ठीक है। कंजर्वेशन इफर्ट्स में दो तरह के इफर्ट्स हैं बेसिकली, इन सीटू और एक्स सीटू, ठीक है। इससे सवाल आते हैं, ठीक है। तीसरे टाइप के जो सवाल इसमें आते हैं, इंटरनेशनल इफर्ट्स जो चल रहे हैं उनसे सवाल आते हैं, मतलब सीबीडी कन्वेंशन, ये सब से, ठीक है, ग्रुपिंग, ये सब से। चौथे टाइप के सवाल आते हैं नेशनल लीगल फ्रेमवर्क क्या है, ठीक है। नेशनल लीगल फ्रेमवर्क, इसका मतलब है कि जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट, है ना, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कुछ हुआ है सब में, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब इसके अंदर अंदर बहुत सी इंस्टीट्यूशंस बने, ठीक है, वो आते हैं इसमें। फिर आता है हमारा स्पीसीज बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ जो आप हमेशा से पढ़ रहे हैं। स्पीसीज बेस्ड क्वेश्चन हम लोग डे 1 से कर रहे हैं, है ना, कि कौन सी स्पीसीज कहाँ पाई जाती है, कौन सी स्पीसीज का इसमें स्टेटस क्या है आयुषियन में, है ना। ऐसे ऐसे करके सवाल इससे पूछे गए, अभी तक के जो सवाल हैं उससे पूछे गए। मेंस में भी जो इससे सवाल पूछे जाते हैं वो सब, इससे बहुत से सवाल आते हैं, ठीक है। जैसे कभी आ जाएगा इन सीटू में भी कई तरीके होते हैं, जैसे इन सीटू में एक है नेशनल पार्क, एक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक है बायोस्फीयर रीजन, है ना। तो इन सब के कॉन्सेप्ट क्या है और इन सब का लीगल फ्रेमवर्क क्या है, इन सब में कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, ये सब। एक्स-E2 में जैसे जीन बैंक, सीड बैंक, है ना, ये सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें। बॉटेनिकल गार्डन, ये सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक। तो एक एक के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, और उसके अलावा भी इसमें कभी कभी प्रोजेक्ट बेस्ड सवाल भी आते हैं, जो कि इसका पार्ट है, जो नेशनल लीगल फ्रेमवर्क है हमारा। तो स्पीसीज बेस्ड जैसे जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं वो सब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाए गए, जैसे प्रोजेक्ट हंगुल, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सब, तो ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है आपके पढ़ने के लिए। हमारे पढ़ाने में इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि मैं एक एक प्रोजेक्ट कब लागू हुआ, कब शुरू हुआ, नहीं बताऊंगा आपको, है ना। आप किताब पलटेंगे उसमें लाइन से 10-20 प्रोडक्ट लिखे होंगे, ठीक है। तो कभी कभी वो आ जाते हैं, और ये सब किस कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, जो हम लोगों ने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा। जैसे प्रोजेक्ट बेस्ड अगर हम लोग कंजर्वेशन कर रहे हैं, सपोज करो प्रोजेक्ट टाइगर, तो ये किस कॉन्सेप्ट से हो रहा है, कीस्टोन, है ना। भाई कीस्टोन का कॉन्सेप्ट समझा हमने कि व्हाट इज कीस्टोन स्पीसीज, देन व्हाट आर द इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कीस्टोन स्पीसीज, है ना। तो टाइगर के इंपॉर्टेंस को बेस बना के हमने टाइगर को क्या बना लिया, एक अम्ब्रेला स्पीसीज। नाउ वी आर कंजर्विंग दिस टाइगर एज अ अम्ब्रेला स्पीसीज, है ना। ऐसे प्रोजेक्ट डॉल्फिन है, वो इंडिकेटर स्पीसीज के बेस पे है ना। अच्छा जाओ, जो गंगा विलास बनाया गया है, ये डॉल्फिन के लिए अच्छा है कि खराब है, खराब है ना, डॉल्फिन के लिए ठीक नहीं है गंगा विलास, ठीक है। तो ये सारे सवाल आपके इस तरह से आएंगे, और इसमें भी कुछ कुछ इंटरनेशनल एनजीओज हैं, इंटरनेशनल इफर्ट में नेशनल एनजीओज वगैरह भी हैं, ठीक है। वो सब भी आते हैं, पीछे कुछ आप पढ़ चुके हो, जैसे WWF आप पढ़ चुके हो पीछे, है ना। आपने पढ़ लिया है
ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, आपने पढ़ लिया है वेटलैंड इंटरनेशनल। ये सब भी देखो, जो बायोडाइवर्सिटी है वो केवल कोई अलग चीज़ नहीं है, पूरे इकोसिस्टम का पार्ट है। तो वाट एवर यू आर ऑलरेडी रीडिंग वो सारा इसमें आता है, ठीक है। तो अब पहले जैसे टर्म बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सबसे पहले थॉमस लवजॉय ने यूज किया था। बायोलॉजिकल, ये इग्नू में लिखा है, कहीं और कुछ लिखा हो सकता है, बट इग्नू एक ऑथेंटिक बुक मानते हैं हम लोग, है ना। तो उसमें लिखा है टर्म बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी नहीं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये लवजॉय, थॉमस लवजॉय, LOVJOI, थॉमस लवजॉय, इन्होंने यूज किया सबसे पहले 1970s में, ठीक है, 1980 में, ठीक है। अब हुआ क्या, देखो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो 1980 में यूज हुआ, फिर उसके बाद जो ये बायोडाइवर्सिटी आप पढ़ रहे हैं, इस टर्म को यूज किया E.O. विल्सन ने 1986 में। E.O. विल्सन, इसको, ये था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और ये है बायोडाइवर्सिटी। E.O. विल्सन, कहीं कहीं कुछ और लिखा है तो वो भी गलत नहीं है, ठीक है, मैं जिससे बता रहा हूँ इस किताब के हिसाब से। E.O. विल्सन ने ये कब यूज किया, 1986 में। 1986 में और क्या हुआ था इंडिया में, हाँ, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था हमारा 1986 में। अच्छा ये बताओ, अगर ये इतना नई अवधारणा है ना, मतलब 86 में आ रही, तो इसका मतलब बायोडाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है काफी न्यू कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऑल्दो बायोडाइवर्सिटी बहुत पुराने टाइम से है, बट इसका कॉन्सेप्ट जो आया बायोडाइवर्सिटी का वो बहुत नया कॉन्सेप्ट है। अच्छा एक और है, जैसे आपने थॉमस लवजॉय पढ़ा, ऐसे ही एक जेम्स लवलॉक है, सुना है आपने जेम्स लवलॉक का नाम? जेम्स लवलॉक ऑनलाइन किसी ने सुना है? धीरज, अमित, जय, ममता, किसी ने? हिमांशु, नहीं सुना? नहीं सुना, नोप, नो वन, किसी ने तो सुना होगा। देखो एक है पर्सन जेम, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये दोनों के नाम मिलते जुलते हैं, थॉमस लवजॉय और जेम्स लवलॉक, इन दोनों के नाम मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो जेम्स लवलॉक ने एक हाइपोथेसिस दी थी, उसका नाम है गाइया हाइपोथेसिस, GAIA, गाइया हाइपोथेसिस। ये भी इकोसिस्टम से ही रिलेटेड है, गाइया हाइपोथेसिस। अब कल आप लोग पढ़ के आना है गाइया हाइपोथेसिस है क्या, ठीक है। जेम्स लवलॉक, LOVE, लवलॉक, जेम्स लवलॉक, जेम्स लवलॉक ने गाइया हाइपोथेसिस दी थी, ठीक है। तो अगर हम डिफिनीशन पे जाएं बायोडाइवर्सिटी की, तो बायोडाइवर्सिटी की डिफिनीशन 3 की टर्म से मिलकर बनी है, ठीक है। एक है पहला, सबसे पहले जेनेरिक बात करते हैं, जेनेरिक उस पे कहें तो कहेंगे ऑल लिविंग क्रीचर्स ऑन अर्थ इज कंसिडर्ड एट बायोडाइवर्सिटी, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल हो, ठीक है। कोई भी जीवित जीव जो हैं पूरी पृथ्वी के, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो वायरस, बता, नहीं, वायरस इज नॉट लिविंग बीइंग, है ना, वायरस जिंदा चीज नहीं है, वो जिंदा हो जाता है जब आपके अंदर आता है, ठीक है। तो वायरस लिविंग बीइंग नहीं है, ठीक। तो बैक्टीरिया हो, पैरासाइट हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, जितना भी है, तो वो उस जगह की बायोडाइवर्सिटी है। बट हम जब पढ़ते हैं तो इसको और डिटेल में पढ़ते हैं, केवल स्पीसीज के लेवल पे नहीं, और लेवल पे पढ़ते हैं। तो 3 लेवल पे हम बायोडाइवर्सिटी को बेसिकली पढ़ते हैं, ठीक है। एट द लेवल ऑफ जीन, है ना, जीन के स्तर पर, एट द लेवल ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों के स्तर पर, और एट द लेवल ऑफ इकोसिस्टम्स, पारितंत्र के स्तर पे। तो इसी से हम डिफिनेशन बनाते हैं। कोई भी डिफिनेशन याद करनी हो तो सबसे अच्छा तरीका है उसको पार्ट्स में बांट लो, ठीक है। तो अभी इसकी डिफिनेशन बनाएंगे, वैरायटी ऑफ लाइफ एट द लेवल ऑफ
genes, species and ecosystem. Variety of life at the level of gene, species and ecosystems. अच्छा, एक डेफिनेशन, अब ये इसमें 3 टर्म हो गए ना, 3 टर्म हो गए, तो डाइवर्सिटी कितनी तरह की हो गई? 3 तरह की. अब यही 3 तरह की डाइवर्सिटी हम पढ़ेंगे. अच्छा, एक डेफिनेशन बताओ, आप सब लोग क्लास में थे. डेफिनेशन ये है कि इकोसिस्टम किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन बताओ. व्हाट इज इकोसिस्टम? अच्छा बताओ. नहीं, जो लिखोगे. हाँ, जल्दी, मतलब मैं सुन नहीं पाया. थोड़ा थोड़ा धीरे. हाँ बोलो. दिस इज नोन एज इकोसिस्टम. देखो ऐसे देखो, जियोग्राफी पढ़ रहे हो आप, इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो, हमने पढ़ाया है डिफिनीशन, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे. मैंने पढ़ाई है. देखो, कोई भी डिफिनीशन याद करने का तरीका बता रहा था मैं. सबसे पहले आपको उस डिफिनीशन के की टर्म्स को ध्यान रखना चाहिए. जैसे मैंने यहाँ 3 की टर्म बोले, ऐसे ही मैंने उस टाइम भी कुछ की टर्म बोले थे. एक बोला था एन एरिया की टर्म, दूसरा बोला था बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, या लिविंग बीइंग. दूसरा बोला था एबायोटिक कंपोनेंट. ये 3 की टर्म बोले थे मैंने. अब इससे डिफिनेशन बनेगी. एन इकोसिस्टम इज एन एरिया वेयर बायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड ऑल्सो विद देयर सराउंडिंग अबायोटिक कंपोनेंट्स. बस ऐसे जैसे ये याद किया. तो अब कभी भी कुछ भी याद करो तो उसको पार्ट्स में बांट लो, अदरवाइज क्या होगा, आपको भूल जाएगा, 100% भूल जाएगा. ठीक है, 100% भूल जाएगा. तो पीछे की परिभाषाओं में जाके इसको ध्यान रखना. आगे जो डिफिनीशंस आए उनमें भी ऐसे ही याद करना. जैसे ये डिफिनीशन में केवल 3 ही चीजें हैं, जीन्स, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम. इन तीनों लेवल्स पे जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है या वैरायटी ऑफ लाइफ है, उसी को क्या कहते हैं हम? बायोडाइवर्सिटी. बस, ठीक है. अब आ जाओ पहला, जेनेटिक डाइवर्सिटी. ये 3 तरह की हो गई है ना. तो पहला आया जेनेटिक डाइवर्सिटी. जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या मतलब है? मनुष्य रहते हैं. हाँ, मतलब एक तरह से डाइवर्सिटी बिटवीन, मतलब डाइवर्सिटी इन द स्पीसीज, है ना. अगर कोई एक स्पीसीज है, उसके अंदर में क्या डाइवर्सिटी है. जैसे वी ऑल आर ह्यूमन बट वी आर ऑल आर नॉट सेम, जेनेटिकली वी ऑल आर डिफरेंट. ठीक है, तो इसी को कहते हैं, देखो, द डाइवर्सिटी दैट इज फाउंड एट द लेवल ऑफ जीन्स. सीधा, फाउंड एट द लेवल ऑफ जीन्स. ठीक है, फाउंड एट द लेवल ऑफ जीन्स, जीन के स्तर पे पाई जाने वाली विविधता. अब जैसे जितना ग्रेटर होगी ये डाइवर्सिटी, उतना ही कोई भी स्पीसीज के सर्वाइवल के चांस बढ़ेंगे, है ना. लिख लो, ग्रेटर द जेनेटिक डाइवर्सिटी, more capable the genes to face different threats.
मोर कैपेबल द जीन्स टू फेस डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेट्स। जितनी ज्यादा जीनी विविधता होगी, प्रजातियां या जीन, उतना ही अधिक सामने आने वाली जो थ्रेट्स होंगी, चुनौतियां होंगी या समस्याएं, उनका सामना कर पाएंगी। ठीक है, तो अगर सामना ज्यादा अच्छा करेंगी तो सर्वाइवल का चांस उतना ही ज्यादा है। अब अच्छा बताओ, अगर किसी स्पीसीज में इंडिविजुअल 1000 थे, अब इंडिविजुअल की संख्या 100 रह गई, तो उनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी ज्यादा होगी कि कम होगी, या कुछ अंतर नहीं पड़ेगा? कम होगी, है ना। तो आप ये मत सोचना कि एक पहले ही हमने बात किया, जितने ज्यादा इंडिविजुअल्स उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी, है ना। तो इसका भी संबंध भले जीन के स्तर पे है, बट इंडिविजुअल्स के नंबर से है विद इन वन स्पीसीज, है ना। तो अगर मैं इसके बारे में कहूं, दिस डाइवर्सिटी इज ऑल्सो नोन एज कि डाइवर्सिटी विद इन वन स्पीसीज, है ना, डाइवर्सिटी विद इन वन स्पीसीज, तो वो भी सही होगा। ठीक है, डाइवर्सिटी विद इन वन स्पीसीज। अब सपोज करो इंडिया है, इंडिया में राइस की कितनी वैरायटीज थी पहले? थाउजेंड्स ऑफ राइस वैरायटीज प्रोड्यूस करते थे हम, और हर वैरायटी अपनी जियोग्राफी के अकॉर्डिंग होती है। मतलब जैसे अगर कोई राइस, बोरो राइस है, बोरो राइस सुना है आप लोगों ने? असम में नवंबर में एक राइस बोया जाता है, उसको बोलते हैं बोरो राइस। और असम के लोगों ने, जो फ्लड एरिया है असम का, वहां के लोगों ने बोरो राइस की तरफ स्विच कर दिया है खुद को। क्यों? क्योंकि ये फ्लड वाले सीजन से पहले ही तैयार हो जाता है और कट जाता है। तो क्रॉपिंग पैटर्न भी चेंज हो रहा है क्लाइमेट चेंज से और फ्लड वगैरह से। और क्या किया उन्होंने, बाकी जो वैरायटीज थी, जो मान लो खरीफ था, खरीफ बेसिकली कब होता है? मानसून के टाइम पे, और फ्लड भी मानसून के टाइम पे आता है। तो वो स्विच कर रहे हैं रबी वैरायटीज की तरफ। वो कह रहे हैं कि रबी क्रॉप अच्छे से कर लो, खरीफ होगी नहीं होगी कुछ पता नहीं, तो दे आर स्विचिंग टुवर्ड्स द रबी क्रॉप्स आल्सो, है ना। तो हुआ क्या, जब थाउजेंड्स ऑफ वैरायटीज थी, बट ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट कैसे पहुंचाया? सारे लोग क्या खाने लगे? बासमती, है ना। तो बासमती ने क्या किया, मोनोकल्चर, इसने मोनोकल्चर को प्रमोट किया। अब मोनोकल्चर जब आई तो रीजनल वैरायटीज खत्म हो गई, है ना। तो इससे क्या हुआ, मोनोकल्चर जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी के लिए खराब है ना, हर बायोडाइवर्सिटी स्पीसीज के लिए भी। तो जब मोनोकल्चर आया तो इसने आदमी की हेल्थ में भी असर डाला। कैसे हेल्थ में असर डाला? सपोज करो राइस की जब 20 वैरायटी थी, 50, 100, 1000, 10,000 वैरायटीज थी। अब अगर 80% वैरायटीज खत्म हो गई है, तो वहां का आदमी भी क्या खा रहा है जहां पे वो नहीं खाना चाहिए था, क्योंकि इनमें हर चीज का कंटेंट अलग अलग होता है, स्टार्च अलग होता है, कार्बोहाइड्रेट अलग होता है, अलग अलग वैरायटीज में, ठीक है। तो जैसे तो टाइप 2 डायबिटीज होती है, वो कैसे होती है बताओ? कैसे होती है टाइप 2 डायबिटीज? और टाइप 1? अच्छा बताओ, कौन सी डायबिटीज का इलाज नहीं है? टाइप 2 का इलाज नहीं है। ऐसे सवाल आते हैं। एक बार पूछा गया किसका टीका नहीं है, हेपेटाइटिस बी, सी, ऐसे करके, है ना। तो डायबिटीज तो बहुत फेमस बीमारी है नाउ, अभी छोटे छोटे बच्चों में भी हो रही है ना। तो जो टाइप 2 डायबिटीज है वो तो जेनेटिक है, लेकिन एक लाइफ स्टाइल डायबिटीज भी है, टाइप 1 डायबिटीज, है ना, जो हमारी फूड हैबिट्स है। तो ये चीज इंपैक्ट करते हैं उस चीज को। अगर आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होती है तो बीमारियां भी बढ़ती हैं। जरूरी नहीं है कि आप ही के पर्सन में हो, सामने वाली स्पीसीज की भी कम हो रही है तो उसका इंपैक्ट भी ह्यूमन पे है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। टाइप 1, 2 डायबिटीज का इलाज नहीं है। हाँ,
टाइप 1 का मतलब टू मच ओबेसिटी, जो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं लोग, उनको टाइप 1 डायबिटीज होती है। हम्म ठीक है। तो जब अगर मैं एक इनडायरेक्ट वो निकालूं, लॉजिक लॉजिक निकालना आप, कि ग्रीन रिवॉल्यूशन ने इंडिया की जेनेटिक डाइवर्सिटी को कम किया है, इट इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू है ना, बिकॉज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन नाउ वी आर सोइंग ओनली फ्यू टाइप ऑफ क्रॉप्स। कौन सी क्रॉप्स हैं? जो जो हाइब्रिड क्रॉप्स है, हाई ईल्ड वेराइटीज है, और वो हाई ईल्ड वेराइटीज क्या करेंगे? रिप्लेसिंग द लोकल वेराइटीज, है ना, इंडिजिनस वेराइटीज। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन इज ऑल्सो लीड्स टू द डिसीज लाइक डायबिटीज, है ना। तो अगर इनडायरेक्ट भी सवाल पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डूइंग दैट, कि डिक्रीजिंग या इन कहेगा जेनेटिक डाइवर्सिटी, ग्रीन रिवॉल्यूशन ये वो, तो आप अंदाजा लगा लेना कि ये कैसे डिक्रीज करा है ना। ऐसे कुछ और भी ऑप्शन बना सकता है वो, मोनोकल्चर, है ना। तो आपको यहाँ वहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको देखना है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी थी एक स्पीसीज के अंदर, जैसे राइस एक स्पीसीज है, राइस के अंदर बहुत से, ठीक है। अब अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन आएगा तो कम वैरायटी यूज होंगी, कम वैरायटी यूज होंगी तो मोनोकल्चर, मोनोकल्चर आएगी तो डाइवर्सिटी को खतरा, है ना। तो इसके लिए थ्रेट क्या है? कैसे हो रहा है ये प्रॉब्लम, कैसे हो रही है? मोनोकल्चर, है ना। मोनोकल्चर एक बहुत बड़ा थ्रेट है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है। अच्छा बताओ, अगर इन ब्रीडिंग होगी तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी के लिए ठीक है या खराब है? खराब है। पहले आपने पढ़ा इन ब्रीडिंग क्या होता है, ब्रीडिंग बिटवीन नियर वंस, है ना। तो इन ब्रीडिंग भी जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए खराब है। इससे क्या होता है? इन ब्रीडिंग से जो बैड इलील्स होते हैं वो प्रेजेंट हो जाते हैं, और वो प्रेजेंट होते हैं तो ऑफ स्प्रिंग के सर्वाइवल के चांस कम हो जाते हैं, है ना। तो इन ब्रीडिंग भी जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए खराब है, ठीक। हाँ, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं, आंतरिक प्रजनन अवसाद, है ना। तो ये भी खराब, अवसाद इसलिए बोलते हैं कि स्पीसीज का भी प्रजनन करने का वो नहीं करता, बहुत ज्यादा नियर एंड ईयर से नेचुरली भी उनका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स दिस नहीं होता, है ना। तो मैंने बताया था कि पाकिस्तान को बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है इस सब की वजह से, और हमारे यहाँ भी कास्ट सिस्टम क्या बढ़ावा देती है? इन ब्रीडिंग या आउट ब्रीडिंग? इन ब्रीडिंग कास्ट सिस्टम इन ब्रीडिंग को बढ़ावा देती है कि एक ही कास्ट के लोगों में होगा, आउट ब्रीडिंग को बढ़ावा नहीं देती, ठीक है। तो भी अगर गोत्र भी तो एक ही कास्ट के अंदर हुआ ना, एक कास्ट के अंदर के गोत्र में ही करते हैं। जैसे आप कह सकते हो कि गोत्र सिस्टम तो बढ़ा रहा है आउटब्रीडिंग को, गोत्र सिस्टम आउटब्रीडिंग को बढ़ा रहा है, बट इन सेम टाइम कास्ट सिस्टम इनब्रीडिंग को बढ़ा रहा है। वही तो होता है, सेम गोत्र में नहीं होती ना। तो मैं वही तो कह रहा हूं, गोत्र सिस्टम आउटब्रीडिंग को बढ़ा रहा है, बट कास्ट सिस्टम इनब्रीडिंग को बढ़ा रहा है। ये वही तो बात हो रही थी। अब आ जाओ अगले में, स्पीसीज डाइवर्सिटी, ठीक है। कॉमन तो सबके डीएनए में, हमारे केवल 1% का अंतर है, ठीक है। हम सबके डीएनए में 99% के ऊपर समानता है, पूरी ह्यूमन रेस के डीएनए में। जो डिफरेंस है वो 1% में है, ठीक है। हाँ, उनमें और ज्यादा समानता पाई जाएगी, ठीक है। तो आ जाओ स्पीसीज डाइवर्सिटी। इसके पहले दो कॉन्सेप्ट समझ लो। एक कॉन्सेप्ट का नाम है स्पीसीज रिचनेस, प्रजाति, क्या बोलते हैं रिचनेस को? प्रचुरता। और दूसरा कॉन्सेप्ट है स्पीसीज इवननेस। इसका क्या हिंदी है? प्रजाति
इवन का क्या मतलब होता है? क्षमता। हाँ, हिंदी में ज्यादा समझ में आएगा ये, ठीक है। अगर कुछ और हो तो भैया अंग्रेजी को प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा यूपीएससी भी करता है, ये मैं ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो प्रजाति, इन दो कॉन्सेप्ट समझेंगे तब यहां पहुंचेंगे, मजा आएगा तभी। देखो होता क्या है, कोई एक कम्युनिटी है, मतलब एक इकोसिस्टम में एक कम्युनिटी होती है ना। कम्युनिटी में अच्छा बताओ, एक प्रजाति होती है वन स्पीसीज और मोर देन वन स्पीसीज, मोर देन वन स्पीसीज, पॉपुलेशन में वन स्पीसीज, ठीक है। अच्छा, तो फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम किसे बोलते हैं? वो एनवायरनमेंट किसे बोलते हैं? इकोसिस्टम को, ठीक है। फंक्शनल यूनिट, क्योंकि फंक्शन नहीं हो रहा था ना, स्पीसीज का इंटरेक्शन, तो ये याद रखना, अभी सवाल पूछा जाता है। तो अब यहां पे कोई एक इकोसिस्टम लो, तो वहां की जो टोटल कम्युनिटी होगी, उस सारी स्पीसीज के टोटल इंडिविजुअल्स का जो टोटल जो स्पीसीज होंगी, उनको क्या कहेंगे? वहां की प्रजाति प्रचुरता, ठीक है। जितनी भी स्पीसीज हैं वहां पे, उन सबको टोटल गिन लो। सपोज करो, मैं बताता हूं कैसे हो गए। सपोज करो रिचनेस, सपोज करो एक इकोसिस्टम है, यहां पे ए स्पीसीज, बी स्पीसीज, सी स्पीसीज, डी स्पीसीज है सारी। तो यहां पे कितनी हो गई इसकी प्रजाति प्रचुरता? 4 है ना, 4 हो गई, ठीक। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन एनी कम्युनिटी और एनी इकोसिस्टम इज नोन एज स्पीसीजनेस। अब स्पीसीज यूनेस में आओ। ये क्या है? अब सपोज करो एक इकोसिस्टम है ए, यहां पे एक स्पीसीज है एक्स, ये है 3, एक है वाई, ये है 4, एक है जेड, ये है 5, ठीक है। अब दूसरा आ जाओ, इकोसिस्टम बी है, यहां पे है एक्स 1, वाई 6 वो, और जेड 4 3 7 5, कितने हो गए टोटल इसमें? 12। यहां 6 7 और कितना बचा? 5 है ना, 9। इसको करो, कितना हुआ? ये जोड़ के कितना हुआ? 16। इसको बढ़ा लो, इसको कर देते हैं 6, 6 5 11 4 15 है ना, इसको कर देते हैं 5। अब कितने हो गए? 16। अच्छा देखो, दोनों में क्या है? 16 16 है, ठीक है। यहां मान लो एक एक इंडिविजुअल था, सारे इंडिविजुअल एक स्पीसीज, एक इकोसिस्टम की जितनी स्पीसीज है उनके टोटल इंडिविजुअल, टोटल कम्युनिटी को क्या बोलते हैं? कम्युनिटी की टोटल स्पीसीज को के अंदर टोटल, ठीक है, टोटल स्पीसीज, ठीक। यहां पे भी आपको स्पीसीज कितनी है? 3 3, नंबर्स भी कितने हैं? 16 16। बट अगर मैं कहूं स्पीसीज इवननेस किस में ज्यादा है, तो क्या कहोगे? इकोसिस्टम ए में। ये क्या होता है? प्रोपोर्शन और बैलेंस बिटवीन द नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल। अगर इवननेस कम है, ठीक है, तो अगर एक रेशियो आ रहा है सबका, तो इवननेस हाईएस्ट है, होगी नहीं? 6 6 6 है ना, अगर हो जाए सारे तो इवननेस हाईएस्ट है, बराबर इंडिविजुअल है। लेकिन अगर इवननेस कम है तो क्या दिखाता है? ये डोमिनेंस ऑफ वन स्पीसीज, है ना, है ना, डोमिनेंस ऑफ फ्यू स्पीसीज। यहां क्या है? इस स्पीसीज का, जेड स्पीसीज का डोमिनेंस है, तो यहां इवननेस क्या है? कम है। यहां इवननेस क्या है? ज्यादा है। दो द रिचनेस इज सेम। तो रिचनेस ज्यादा अच्छा क्राइटेरिया है बायोडाइवर्सिटी को जानने का, स्पीसीज डाइवर्सिटी को, और इवननेस
इवननेस को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी जब हम देखते हैं तो दोनों को कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब यहां पे अगर इवननेस कम है, इसका मतलब डोमिनेंस ऑफ फ्यू स्पीसीज, कुछ ही स्पीसीज का दबदबा, ठीक है। और अगर ये इवननेस ज्यादा है, इसका मतलब क्या बोलेंगे आप, समानता है थोड़ा, है ना। नंबर्स जो हैं स्पीसीज के, नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स विल बी बैलेंस्ड, ठीक है। मतलब लगभग बराबर साइज में होंगे, इनका रेशियो जो निकलेगा वो लगभग ज्यादा नजदीक होगा, ठीक है। बैलेंस होगा, रेशियो ज्यादा निकलेगा। अब आओ स्पीसीज डाइवर्सिटी में। स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है, ये डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वन स्पीसीज। Species diversity is defined as the ratio of one species population to the total number of organisms in that ecosystem. Total numbers of organisms in that ecosystem. इसमें दोनों चीज आ गई ना, टोटल नंबर भी आ गए और इंडिविजुअल के भी नंबर्स आ गए टोटल, है ना। तो मैं ये कहूं कि स्पीसीज डाइवर्सिटी इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड स्पीसीज इवननेस, ठीक है ना। बहुत चीज है इसमें, लिखो यही आएगा, ऑप्शन यही रहेगा। स्पीसीज डाइवर्सिटी इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ स्पीसीज इवननेस एज वेल एज स्पीसीज रिचनेस। पॉपुलेशन को अगर कंसीडर कर रही है दैट मीन्स दोनों, नंबर्स भी कंसीडर कर रही है दैट मीन्स दोनों, ठीक है। अभी मैं समझा रहा हूं, बढ़िया समझाएंगे, थोड़ा नहीं पूरा। देखो तो होता क्या है, सपोज करो मैं इकोसिस्टम ए लेता हूं, ठीक है। अब मैं कहता हूं मुझे इस इकोसिस्टम में, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पीसीज के उस पे बताया जाता है, ये सापेक्ष होती है, सापेक्ष होती है, ठीक है। मतलब करेगा तुलना में, एक स्पीसीज है, मान लीजिए, मान लो स्पीसीज एक्स है 1000, है ना। स्पीसीज एक्स 1000 नंबर्स या इंडिविजुअल्स, ठीक, इतने हैं। और टोटल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कितने हैं, मान लो 1,00,000 है, ठीक है। अब अगर मुझे कोई निकाले स्पीसीज डाइवर्सिटीज की, तो कैसे निकलेगी, एक्स के टोटल नंबर 1000, एक पॉपुलेशन की स्पीसीज की, ठीक है। किसी एक स्पीसीज के सापेक्ष आप इसको निकाल सकते हैं, किसी भी स्पीसीज को। टोटल कितने हो गए, तो कितना आया 0.01, ये आया स्पीसीज डाइवर्सिटी। यहां से एक चीज और एक और फार्मूला लेते हैं। सपोज करो एक इकोसिस्टम बी है, वहां पे 1000 इंडिविजुअल हैं एक्स स्पीसीज के, और टोटल इंडिविजुअल भी कितने हैं 1000, ठीक है। तो एसडी कितना हो गया 1000 बटे 1000 1, ठीक है। तो 1 ज्यादा अच्छा बता रहा है या 0.01 है, अच्छा एक और ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। 3, ये सी है, सी इकोसिस्टम है, ठीक है, ये बी। अब ये बताओ यहां पे अगर मैं मान लूं कि 1000 एक स्पीसीज के नंबर्स हैं
और टोटल नंबर्स है इनफाइनाइट, तो कितना आएगा? इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, 0। ठीक है, तो अगर मैं कहूं स्पीसीज डाइवर्सिटी वैरी करती है किसके? 0 और 1 के बीच में। 0 इज रिप्रेजेंट्स हाईएस्ट डाइवर्सिफाइड इकोसिस्टम, while 1 represents lowest diversified ecosystem। सही होगा गलत? सही होगा। तो हमेशा जो स्पीसीज डाइवर्सिटी जब कैलकुलेट करते, देखो एक नॉर्मल है नंबर ऑफ स्पीसीज इन इकोसिस्टम, इसको स्पीसीज डाइवर्सिटी बोलते हैं, पहली डेफिनेशन यही है। लेकिन जो सवाल आए परीक्षा में वो इस वाले से आए, है ना, कि वैरी करती है 0 से 1 के बीच में। तो यस, 0 से 1 के बीच में वैरी करती है। 0 का मतलब क्या हो गया? हाईएस्ट डाइवर्सिटी। 1 का मतलब हो गया लोवेस्ट डाइवर्स। लोवेस्ट डाइवर्स में मतलब ओनली 1 स्पीसीज। क्या पॉसिबल है किसी इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी 1 हो? ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है कि नहीं, ये बताओ। नहीं पॉसिबल है। एक स्पीसीज किसी इकोसिस्टम में सर्वाइव ही नहीं कर सकती, फिर फूड कैसे खाएगी वो? है ना, फूड के लिए दूसरी स्पीसीज आनी पड़ेगी। तो 1 कभी संभव नहीं है। और डाइवर्सिटी हम गिन पाए या ना गिन पाए, इनफाइनाइट भी नहीं है। इनफाइनाइट भी नहीं, कोई तो नंबर होगा ना। तो हमेशा ये वैरी करेगी 0 और 1 के बीच में, ना कभी 1 होगी और ना कभी 0 होगी, लेकिन वैरी करेगी 0 और 1 के बीच में। ठीक है, तो जितना ही कम नंबर्स उतना ही ज्यादा। हाँ, तो अगर 1 SD आया तो इसका मतलब क्या हो गया? डोमिनेटेड बाय सिंगल स्पीसीज। डोमिनेटेड बाय सिंगल स्पीसीज, है ना। ठीक है, अब कोई दिक्कत? सामान्य तौर पे जब हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं तो स्पीसीज का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑल स्पीसीज इन 1 इकोसिस्टम। ठीक है, क्या होगा? स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक है, अब ये बताओ, अगर हम स्पीसीज रिचनेस में जाएं तो मेनलैंड इंडिया में ज्यादा होगी स्पीसीज रिचनेस या अंडमान निकोबार में ज्यादा होगी? मेनलैंड में होगी। रिचनेस मतलब टोटल नंबर, टोटल नंबर। अच्छा, तो स्पीसीज इवननेस आइलैंड्स में। आइलैंड ज्यादा होती है क्योंकि वहां बैलेंस्ड होती है बहुत सी स्पीसीज। यहाँ क्या होता है? बानर बढ़ गए इकोसिस्टम में, बोले भगवान है करके उसको इतना खिला दिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बोलता है मत खिलाओ, सजा होगी। लेकिन फिर भी जाके रिज में ऋषि जा जाके खिला रहे हैं उसको सुबह सुबह। वेस्टर्न घाट मेनलैंड है ज्यादा। देखो, जो जितना बड़ा एरिया होगा नंबर्स ऑफ स्पीसीज के चांस ज्यादा है। बहुत बड़ा एरिया मान लो, आइलैंड्स में क्या होंगे? कम है, तो नंबर ऑफ टोटल स्पीसीज कम होंगी, लेकिन आपस में स्पीसीज के बीच में नंबर्स बैलेंस होते हैं। हाँ, वो एक रीजन ये भी है, एक रीजन इवोल्यूशन भी है ना। सबका सबका ह्यूमन है तो पोल्यूशन है ठीक है, तो आपको कभी इनडायरेक्टली पूछा जाए कि इवननेस कहां ज्यादा होगी? इवननेस आइलैंड्स में ज्यादा होगी, जबकि रिचनेस मेनलैंड में ज्यादा होगी। तो अगर मैं आप कह रहा हूं कि स्पीसीज डाइवर्सिटी कैलकुलेट्स बोथ इवननेस एज वेल एज रिचनेस, ठीक है, ठीक है, दोनों चीज कैलकुलेट करेगी। अच्छा, इंडिया जो है, इंडिया इंडिया बायोडाइवर्सिटी में रिच है कि नहीं? दुनिया में कितने मेगा डाइवर्स एरियाज हैं? बताओ। अभी इंडिया पे आएंगे कि तो पता चलेगा आपको कि क्यों इतना ज्यादा है। ठीक है, इंडिया में तकरीबन जो आप बता रहे हो 16-17 जितने भी हैं, 17 मेगा डाइवर्स रीजन है दुनिया में। मतलब मेगा डाइवर्स का मतलब ऐसे कंट्रीज
जिनमें बायोडाइवर्सिटी अदर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। जैसे वी रिप्रेजेंट कितनी बायोडाइवर्सिटी, बताओ बताओ कितना परसेंट बायोडाइवर्सिटी इंडिया में? 7 से 8 के बीच। और एरिया कितना इंडिया का? 2.4। 2.4% एरिया और 7 to 8% बायोडाइवर्सिटी इंडिया रिप्रेजेंट्स, है ना। तो इसीलिए इंडिया को क्या कहा जाता है? मेगा डाइवर्स कंट्री। मेगा डाइवर्स कंट्री दुनिया भर में 17 है। मेगा डाइवर्स कंट्री, जोन नहीं, कंट्री। हाँ, जोन भी आएगा। ठीक है। ऐसे ही दुनिया में कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहां से माना जाता है कि वनस्पतियों का डिफ्यूजन हुआ है, डिफ्यूजन ऑफ वेजिटेशन या क्रॉप स्पीसीज हुआ है ऐसे। तो ऐसे रीजन्स को कहा जाता है, एक टर्म है इनके लिए, विविलोव सेंटर्स। मैंने आपसे कल पूछा था कि आप लोग घर जाकर पता करना, पूछा था ना? ठीक है, अभी इंडिया पे हम लोग आएंगे डिटेल में, ठीक है, थोड़ा और पढ़ेंगे, उसके पहले ही देख लो विविलाव सेंटर। विविलाव सेंटर्स क्या होते हैं? अच्छा, मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं वो सही है? कन्विंस है ना आप लोग? कन्विंस रहना सही होता है। जनरली क्या होता है, ज्यादातर टाइम सही होता है, कभी कभी तो कोई गलत हो सकता है। ठीक है, अब देखो, वी वी लॉ सेंटर, ठीक है, वी विल लॉव सेंटर्स। हाँ, एरिया, एरिया हमारा बढ़ गया है। नहीं, मैंने पढ़ा था जियोग्राफिकली इंडिया का एरिया घट रहा है, आपको पता? नहीं हो सकता, अखंड भारत की वजह से बढ़ गया हो, कुछ हो सकता। ना ना ना, तुमने गलत पढ़ा। इसका डिफिनेशन क्या है? वो कह रहा है कि जितना हॉट स्पॉट एरिया इंडिया का वो 3% है टोटल एरिया का। उसमें लिखा है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट का जो टोटल एरिया है इंडिया का, इंडिया का टोटल एरिया मान लीजिए 100% है, तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के अंदर 3% आता है। ये उसका मीनिंग। एरिया इंडिया का बढ़ रहा है कि घट रहा है? क्यों घट रहा है? नहीं, सी लेवल से इंडिया का एरिया नहीं घटेगा, एरिया उतना रहेगा। क्यों घट रहा है? हाँ, प्लेट टेक्टोनिक्स। देखो, हो क्या रहा है, इंडियन प्लेट इज गोइंग कितना, कुछ मिलीमीटर एवरी ईयर अंदर जा रहा है। किसके? यूरेशियन प्लेट के। तो अगर अंदर जा रहा है तो, है ना, ऐसे देखो, ऐसे सपोज करो ये इंडियन प्लेट है और ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, ये इंडिया का पूरा एरिया है, और इंडियन प्लेट यहां से यूरेशियन प्लेट के अंदर जा रही है। तो अगर ये अंदर घुसेगी तो ये एरिया कम होगा कि नहीं? है ना। तो अगर 2-2, 3-3 मिलीमीटर कम होता रहा तो मतलब करोड़ों साल में इंडिया का एरिया बहुत कम हो जाएगा, है ना। इंडिया का एरिया घट रहा है। ये प्रूफ है कि हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है ना। हिमालय की ऊंचाई अगर बढ़ रही है तो मतलब इंडिया का एरिया घट रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अगर इंडिया का एरिया घट रहा है तो क्या कभी माउंटेन बन सकते हैं गंगेटिक प्लेन में? संभावना है। संभावना है कि गंगेटिक प्लेन सम टाइम विल बी माउंटेन, ठीक है, संभावना है। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है उसमें, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। अच्छा, तो विविलाव सेंटर्स क्या होते हैं? विविलाव सेंटर्स लिखो, रीजन्स वेयर a high diversity of
crop wild relatives. Regions where high diversity of crops wild relative can be found. Relatives can be found. Comma, representing the natural relatives of domesticated crop plants. Representing the natural relatives of domesticated crop plants. अब देखो इसका मीनिंग क्या हुआ। जैसे पहले तो सारी जो थी जंगली प्रजातियां थी, ठीक है। दुनिया में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वो जंगली प्रजातियां हैं जिन प्रजातियों के आधार पे हमने, जैसे गेहूं है, अच्छा बताओ गेहूं को हमने डोमेस्टिकेट किया, मतलब पहले तो जंगली प्रजाति थी ना, हमने बनाया थोड़ी ना गेहूं को, है ना। वी जस्ट डोमेस्टिकेटेड गेहूं, लाइक वी जस्ट डोमेस्टिकेटेड कुत्ता, घोड़ा, है ना, हॉर्स, ऑल वी डोमेस्टिकेटेड। तो उन्हीं की तरह हमने फसलों को भी डोमेस्टिकेट किया है। तो इन फसलों के वाइल्ड वैरायटीज किसी एक एरिया में ज्यादा हैं। जैसे हम टोबैको ले आए साउथ अमेरिका से, पोटैटो ले आए साउथ अमेरिका से, तो साउथ अमेरिका के जो रीजन है, कोलंबिया और ये वाला रीजन, उसको क्या कहोगे आप? विविलाओ सेंटर। डिटेल आपको पढ़ना हो तो अब यहां मत पूछना, पढ़ना जाके, ठीक है। और इसी को जो वाइल्ड रिलेटिव्स उठा के लाए गए, मैंने एक टर्म यूज किया था, कोलंबियन एक्सचेंज, यूज किया था, याद है? तो इधर से आइडियाज गए, वो गए, उधर से प्लांट्स आए, है ना। जब हम्बोल्ट गया तो हम्बोल्ट ने बहुत सारे प्लांट्स उठा के क्यूबा ले आया, उधर से मेनलैंड से, फिर क्यूबा से जर्मनी ले आया, हम्बोल्ट हुआ जर्मन, है ना। तो ऐसे ऐसे करके दूसरे दूसरे लोग गए और वहाँ उठा के तम्बाकू जैसे ले आए, आलू ले आए, गन्ना ले आए, नहीं गन्ना आके यहीं चूसे, है ना। गन्ना यहीं पे था हमारे यहाँ, ठीक है। तो ये विविलाओ सेंटर है, ठीक। अच्छा तो इंडिया में इतनी ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी क्यों है? दुनिया की 8% स्पीसीज डाइवर्सिटी इंडिया में है, बायोडाइवर्सिटी। हाँ, तो इंडिया 2 इको जोन्स के अंदर है। कौन कौन से इको जोन्स जानते हैं क्या होता है? लिख लो, व्हाई इंडिया इज सो डाइवर्स। व्हाई इंडिया इज सो डाइवर्स। एक इको जोन है पेलियार्कटिक, मैं दिखाई देता हूं आप लोगों को, देख लो। ये दुनिया भर के 6 मेजर वर्ड्स 8 जो है, मैप ऑफ 6 ऑफ द वर्ड्स 8 इको जोन्स। दुनिया भर में 8 इको जोन्स हैं, ठीक है। तो आप पाएंगे कि जो इंडिया है वो पेलियार्कटिक और इंडोमलाया इको जोन के जंक्चर में है। दिख रहा है आपको? पेलियार्कटिक एंड इंडोमलाया के जंक्चर में है। डाउनलोड हो जाने दो, नहीं हो रहा। ठीक है, फिर से वही हो गया। ऐसे ही देख लो, दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, तो ये इंडोमलाया इको जोन है, ये प्लेआर्कटिक इको जोन है। इन दोनों के कंजक्शन में इंडिया है। तो 2 तरह के इको जोन मिलेंगे तो वहां क्या होगी? डाइवर्सिटी हाई होगी। फर्स्ट रीजन दिस, ठीक है, लिख लो इस बात को।
पहले आर्कटिक एंड इंडोमलाया, टोटल कितने हैं? 8, है ना। दूसरा क्या रीजन है? फाइव टाइप ऑफ बायोम्स है इंडिया में, 5 टाइप ऑफ बायोम्स। फाइव टू 6 भी हो सकते हैं। देखो कौन कौन सा है? ट्रॉपिकल है ना, लिख लो। सेकेंड पॉइंट, 5 टाइप ऑफ बायोम। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना, डेसिडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट भी है, टेम्परेट भी है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस भी है और टेम्परेट भी है। 3 हो गए, ठीक है। और हमारे पास है अल्पाइन, ठीक है। और हमारे पास क्या है? हाँ, डेजर्ट और टुंड्रा सारे हैं। डेजर्ट, टुंड्रा, टुंड्रा भी लिखो, डेजर्ट भी लिखो। डेजर्ट बायोडाइवर्सिटी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, लेकिन है तो है, क्योंकि अलग टाइप ऑफ स्पीसीज मिलती है वहां पे। तो डेजर्ट भी है। तो 6 बायोम हमारे यहाँ, और सवाना भी है। 7 बायोम हमारे यहाँ है। ठीक है। तो इंडिया को अगर मैं कहूं, इंडिया इज ए ट्रॉपिकल कंट्री, दैट्स व्हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी इज मच मोर। इट विल ट्रू और फॉल्स? ट्रू, ट्रू। इंडिया इज ए ट्रॉपिकल कंट्री, हम एक उष्णकटिबंधीय देश हैं, है ना, और उष्णकटिबंधीय देशों में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है। लिखो। अब देखो, अब जैसे मैं इसको बोलूं आपको, एक हमारा नेशनल पार्क है, उसका नाम है, लिख लेना, अभी रुक जाओ, वो मैं लिखवाऊंगा अभी। एक नेशनल पार्क हमारा, उसका नाम है, अगर इंडिया का मैप बनाए, कहां गया? ठीक है। अगर इंडिया का मैप बनाए तो आप पाएंगे एक नेशनल पार्क है हमारा, यहां पे क्या नाम है? नामदफा। यहां क्या पाई जाती है? हाँ, फ्लाइंग स्क्वेरल। उसका स्टेटस क्या है? सीआर, हाँ, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है ना। और वो इंडेमिक टू दिस रीजन में, इंडेमिक है इस रीजन के लिए। अच्छा बताओ, एक गधा हमारे देश में पाया जाता है इस जगह पे, क्या नाम है? हैं? गुजरात है। उस गधे का नाम है वाइल्ड एस, है ना, लिटिल रन ऑफ कच्छ में पाया जाता है। ठीक है। तो ये गधे का स्टेटस क्या है? उसको 2019 में इंडेंजर्ड से स्टेटस चेंज किया गया, शायद उसको नियर थ्रेटेंड या लिस्ट कंसर्न में डाल दिया गया। ठीक है, देख लेना वाइल्ड एस का स्टेटस क्या है, बताओ। ऑलवेज नहीं यार, पागल हो, नियर थ्रेटेंड है। पहले था ये क्या, अभी ये एंटी है, नियर थ्रेटेंड। 2019 में चेंज किया गया था इसका स्टेटस। ठीक है, तो हम यहां पे थे। यहां पे मैंने एक बताया है नामदाफा। नामदाफा में क्या है? 4-5 तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है, बायोम पाए जाते हैं एक साथ एक नेशनल पार्क में। तो इसमें सपोज करो ये नामदाफा रीजन में है, तो यहां तक पाया गया क्या? क्लाउडेड लिपर्ड, वो नॉर्मल लियोपार्ड पाया गया। यहां पाया गया क्लाउडेड लियोपार्ड, और यहां से बर्फ वाले रीजन के बीच में क्या पाया गया? स्नो लिपर्ड। तो तीनों लिपर्ड पाए जाएंगे। क्यों? इसलिए पाए जाएंगे क्योंकि यहां पे बायोम की डाइवर्सिटी है। तो सोचो एक एक नेशनल पार्क हमारा इतना डाइवर्स है, जहां इतने डाइवर्स बायोम मिलते हैं, है ना। अल्पाइन में पाया जाता है स्नो लिपर्ड, फुट हिल में पाया जाएगा क्लाउडेड, ठीक है। टुंड्रा में क्या पाया जाएगा?
चीरू ईरू ऊपर, दोनों बीच में पाए जाते हैं टुंड्रा में। अब लिखो एक पॉइंट, अब इंडिया के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लो, मेंस में भी आएगा। द ईस्टर्न हिमालय, the eastern Himalayas are especially rich in biodiversity because पूर्वी हिमालय जैव विविधता में विशेषतः संपन्न है, क्योंकि यहां पे क्या पाया जाता है, उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, बिकॉज हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई रेनफॉल promotes the high humidity and high rainfall। उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता एवं उच्च वर्षा क्या करती है, विभिन्न तरह के बायोग्राफिक जैव विविधता क्षेत्रों, बायोग्राफिक जोन्स को बढ़ावा देती है। ठीक है, प्रमोट्स द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बायोग्राफिक जोन्स। ठीक है, लिख लिए ना, प्रेजेंस द डिफरेंट टाइप ऑफ बायोग्राफिक जोन्स causing the development of flora and fauna of this biographic zones, promotes the presence of different type of biographic zones। अब biographic zones different होंगे तो क्या होगा, हाँ, causing different type of flora and fauna, विविध तरह के जीव जंतुओं को बढ़ावा देता है। ठीक है, और क्या है दूसरा, ये बहुत डेंस फॉरेस्ट रीजन है। नॉर्थ ईस्ट क्या है, डेंसली फॉरेस्टेड रीजन है ना, डेंसली फॉरेस्टेड रीजन है कि नहीं। तो डेंस फॉरेस्ट होंगे तो बायोडाइवर्सिटी को जगह मिल जाएगी, और बायोडाइवर्सिटी को अगर जगह मिलेगी तो वहां पे छुप पाएंगे, रह पाएंगे, इसलिए भी बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। अब अगर मैं कहूं कि ट्रॉपिक्स में स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा होती है, तो पीछे वाले स्टेटमेंट से निकाल लोगे आप, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, हाई रेनफॉल। अगर ये तीनों चीज हाई है तो डाइवर्सिटी विल हाई। तो हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी कहां होनी चाहिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है पूरे वर्ल्ड की। सेकेंड नंबर पे नहीं, सवाना नहीं, सवाना तो बहुत कम है कंपैरेटिवली। सेकंड नंबर पे आएगा इकोटोन्स, जो नॉर्मल इकोटोन। सवाना पूरा देखो, अब एक चीज और समझ लो, आपको ग्रासलैंड मैंने बताया इकोटोन होते हैं, लेकिन ये सवाना टाइप ग्रासलैंड इकोटोन नहीं है, क्योंकि ये बहुत एक्सटेंसिव है ना। जो मतलब एक कंजक्शन जोन हो, भले चौड़े हो, जहां पे दो चीजें मिल रही हो, वो वाला होगा। जैसे कम चौड़ा हो जो कंपैरेटिवली इनके, ऐसे तो विस्तारित चौड़े होते हैं, है ना। तो ये अपने आप में एक अलग इकोसिस्टम बन जाता है सवाना। ठीक है, लेकिन अगर पेपर में आए दे आर वाइड एज वेल एज नैरो, तो दोनों सही होगा, केवल नैरो नहीं होते। ठीक है, इकोटोन्स पढ़ाया था नहीं वाली बात। हाँ, अच्छा बताओ, वेदरिंग और इरोजन से कोई संबंध है? वेदरिंग एंड इरोजन से बायोडाइवर्सिटी का? हाँ, अगर वेदरिंग इरोजन नहीं होगा तो बायोडाइवर्सिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि इकोलॉजिकल सक्सेशन में पहली स्टेज होगी वो, है ना। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, रॉक बनी, मान लो सबसे पहले क्या हुआ, वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म से मैग्मा केम एंड इट बिकम लावा। लावा अंदर होता है कि मैग्मा? मैग्मा, है ना। लावा फ्लो, इसीलिए मैग्मा फ्लो नहीं बोला जाता, लावा फ्लो बोला जाता है, बिकॉज लावा फ्लो, तो अंदर उसको मैग्मा बोलते हैं, बाहर होता है तो लावा। अब लावा फ्लो हो गया, अब लावा फ्लो होगा तो एक तो लावा कोन बनाएगा, दूसरा लावा सील्ड बनाएगा। अच्छा बताओ, कोन वाला लावा और सील्ड वाला लावा अलग अलग क्यों होता है, बताओ? सिलिका के कारण। हाँ, कौन सा वाला लावा, मतलब सिलिका के कारण तो हो गया, लेकिन मैं कहूं, देखो एक समझो, जो लावा ग्रेनाइटिक रॉक बनाएगा वो लावा
क्या होगा? बताओ, ग्रेनाइट वाला ज्यादा फैलेगा बेसाल्ट वाला? ऑनलाइन प्लीज बताओ। ग्रेनाइट वाला लावा ज्यादा फैलेगा या बेसाल्ट वाला? बेसाल्ट वाला, है ना। बेसाल्टिक लावा ज्यादा फ्लो होता है, कम विस्कस होता है। ग्रेनाइटिक लावा ज्यादा विस्कस होता है ना, इसलिए कम फ्लो करता है। मैंने बोला है कि अगर लावा फ्लो होगा तो कौन सा लावा माउंटेन बनाएगा, कौन सा लावा सील्ड बनाएगा? डेक्कन प्लेटू, डेक्कन सील्ड किससे बनी है? बेसाल्ट से, है ना। तो ऐसे भी अंदाजा लगाया करो कि डेक्कन कोई माउंटेन नहीं है, डेक्कन इज अ एक्सटेंसिव लावा फ्लो प्लेन टाइप है, ठीक। तो वो कैसे बना? बेसाल्ट से। और नॉर्मल अगर आपका कौन बनाएगा तो वो क्या होगा? ग्रेनाइटिक। तो अगर ज्यादा विस्कस है ना, तो वो क्या बनाएगा? ज्यादा फ्लूइड है तो वो बनाएगा ये, और कम फ्लूइड है तो वो कौन, है ना। मैंने बोला था हिमालय। देखो आप लोग एक चीज देखो, सबसे पहले सुना करो फिर उसके बाद लिखा करो, नहीं तो ऐसे मिस करते रहोगे साथ साथ। मैंने बोला था कि ईस्टर्न हिमालय रिच इन बायोडाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ हाई ह्यूमिडिटी, हाई रेनफॉल, हाई टेम्परेचर, है ना। तो हाई ये सब होगा, हाई तो डिफरेंट टाइप ऑफ बायोजोन बनेगा। चलो आगे आओ। हम्म। अच्छा, एवरेस्ट कहाँ? ईस्टर्न हिमालय में कि वेस्टर्न हिमालय में? हाँ, सेंट्रल हिमालय। कंचनजंगा का? हाँ। तो एल्टीट्यूड वाइज कौन सा ज्यादा ऊंचा है? माउंटेन मतलब नहीं, मतलब माउंट एवरेस्ट से इस तरफ ज्यादा ऊंचा है, क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा क्या बना था? फोर्स हुआ था। की बात नहीं कर रहा, पर्टिकुलर पार्ट की बात मैं कर रहा हूं, वो यही पूछ रहे हैं, ठीक है। तो जहां पे ज्यादा टक्कर हुई है वहां पे ऊंचाई थोड़ी बढ़ गई है, जहां पे कम टक्कर हुई है वहां पे ऊंचाई थोड़ी कम है। मतलब प्रेशर एक लगाते हो आप, बहुत बड़े रीजन में अगर प्रेशर लगेगा तो कहीं ज्यादा लगेगा कहीं कम लगेगा। तो जहां ज्यादा लगा वहां पे ज्यादा ऊंचा हो गया, और जहां कम लगा वहां पे कम ऊंचा हो गया, ठीक है। इस लेकिन स्नो लाइन कहाँ ऊंची है ये मैंने कल बता दिया था, ठीक है। अच्छा बताओ, इंडेमिज्म स्पीसीज इंडेमिज्म कहाँ ज्यादा होगा? आइलैंड्स में ज्यादा होगा या मेनलैंड्स में? आइलैंड में ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है ऐसा? इंडेमिज्म समझ रहे हो? निदा आप समझ रहे हैं इंडेमिज्म? व्हाट इज इंडेमिज्म? इंडेमिज्म, हाँ। तो जो देखो क्या हुआ, तुम थोड़ा लेट आए हो ना, तो पूछ लिया करो, ठीक है। लक्ष्मी बताओ इंडेमिज्म क्या होता है? आप भी बोले क्या नहीं पता? अच्छा, इंडेमिज्म का मतलब होता है, मैंने पढ़ाया था ये, ध्यान करो आप लोग। कोई स्पीसीज किसी जियोग्राफिक एरिया के लिए एक्सक्लूसिव है, नेटिव है, नेटिव नहीं एक्सक्लूसिव है, मतलब कहीं और वो नहीं पाई जाएगी, तो वो क्या होगा? उसको कहेंगे इंडेमिज्म। इट कैन बी एट द लेवल ऑफ कंट्री, इट कैन बी एट द लेवल ऑफ आइलैंड, इट कैन बी लेवल ऑफ एनी एरिया। तो अगर मैं कहूं कि कोंडाना रेट इंडेमिक टू महाराष्ट्र तो सही होगा, है ना। कोंडाना रीजन ग्रासलैंड है वो, ठीक है। अगर मैं कहूं वो एडिबल नेस्ट, एडिबल नेस्ट सुना है? एडिबल नेस्ट का नाम, एक बर्ड होती है अंडमान में, उसका घोंसला खाया जाता है और इट्स वेरी हेल्दी। नहीं, मैं कह रहा हूँ सुना तो होगा। तो वो इंडेमिक है वहां के लिए, है ना। जैसे हमने कहा था पिग्मी हॉग ओनली फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो इंडेमिक टू नॉर्थ ईस्ट रीजन। नामदाफा फ्लाइंग स्क्वेरल ओनली फाउंड इन वन नेशनल पार्क, दैट्स इज इंडेमिक टू नामदाफा। अच्छा बताओ, मैं कहूँ वन हॉर्न राइनो इज इंडेमिक टू काजीरंगा, सही है गलत? गलत है। राइनोज
पहली बात तो नेशनल वहीं पे सब जगह पाए जाते हैं, ओरांग में भी है। हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ राइनोज कहाँ है? असम में किस नेशनल पार्क में? पोबितोरा। पोबितोरा नेशनल पार्क इज द हाईएस्ट डेंस नेशनल पार्क व्हेन इट्स कम टू राइनोज, है ना। तो जो स्पीसीज जहां पर्टिकुलरली पाए, जैसे वाइल्ड एस ओनली फाउंड इन दिस जियोग्राफी, तो ये इट इज इंडेमिक टू दिस। अब आइलैंड्स में इंडिविजम ज्यादा क्यों होती है वो समझो। आइलैंड में, हाँ यस, नहीं, इंडिविजम का मतलब प्रिफरेबल कंडीशन से ज्यादा है कि वो कहीं और जा नहीं पाए। देखो अगर एक आइलैंड है ये और आसपास पानी है और एक स्पीसीज यहाँ डेवलप हो रही, तो एक क्लाइमेट कंडीशन अलग है, तो जो यहाँ डेवलप होगी यहीं रहेगी ना, कहीं और मूव नहीं कर पाएगी। अब अगर मूवमेंट नहीं हुआ तो इंडेमिज्म यहाँ पे ज्यादा होगा। इसीलिए आप व्हेन इट कम टू इंडेमिक स्पीसीज यू विल, मतलब अभी मैं पढ़ाऊंगा जब आगे आप लोगों को नेशनल स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम, तो वहां पे आप पाओगे बहुत सी स्पीसीज हैं जो केवल और केवल अंडमान में, ठीक है। तो आइलैंड्स में बाहर का इंटरफियर कम होता है, एंडेमिज्म ज्यादा होती है, ठीक है। तो स्पीसीज रिचनेस कहां ज्यादा होगी? मेनलैंड में, एंडेमिज्म आइलैंड में, ठीक है। तो ऐसे सवाल आए तो लगा लेना, मतलब कंफ्यूज मत होना, परेशान मत होना, लिख लिया करो कि स्पीसीज रिचनेस will be more in mainland, endemism will be more in islands, बस अपने हिसाब से लिख लिया करो। ओके मानसू, चलो हाँ हाँ, तो वही ज्यादा सही होता है, क्योंकि अब वही देख लो ना, अब इतने बायोम है अरुणाचल में, अरुणाचल में इतने ज्यादा बायोम है, सेम लाइक अंडमान में भी बहुत बायोम है, कई तरह के बायोम है अंडमान में, ठीक है। जय माता दी बोल के मार दो। चलो फिर आगे आओ। अब अच्छा अगर मैं कहूं आइलैंड्स आर पुअरर इन स्पीसीज रिचनेस देन द मेनलैंड, सही हुआ गलत? सही है, और क्योंकि नंबर ऑफ टोटल स्पीसीज और टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ दैट स्पीसीज, ये कहाँ होगा ज्यादा? मेनलैंड में। भाई मेनलैंड बहुत बड़ा है और बहुत सारा चीज यहाँ इनको खाने पीने को मिलता है, तो नंबर्स में ज्यादा हो जाएंगे, है ना। तो ये भी सही है ना। अलग अलग तरीके से मैं वही बात बोल रहा हूँ आप लोगों को, तो पेपर भी क्या करता है, अलग अलग तरीके से वही बात पूछता है एक, क्योंकि इंपॉर्टेंट उतना ही है। आज से 10 साल पहले भी यही पढ़ाया जाता था जो अभी पढ़ाया जा रहा है, मतलब थोड़ा अलग पढ़ाया जाता था, 2 साल पहले यही पढ़ाया जाता था, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अच्छा, अब ये इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, तो हमारे देश में क्या पाए जाने चाहिए, और इतना ज्यादा आदमी भी है, तो हमारे देश में बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट भी कई होने चाहिए। दुनिया भर में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं? ममता बताओ कितने? अभी भी 36 हैं, बताओ आप लोग। अभी एक चीज समझेंगे, इससे एक सवाल का आंसर आएगा। कितने हो गए हम? 36 ही हैं, तो 36 ही होंगे फिर। ठीक है, सपोज करो अगर 36 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं, इंडिया में, उसका रीजन क्या है? एक तो हॉट स्पॉट होने के लिए क्या चाहिए? खूब सारी इंडिमिज्म चाहिए, चाहिए कि नहीं, है ना। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट का कॉन्सेप्ट किसने दिया? नॉर्मन मायर, रोजन नहीं, नॉर्मन मायर, ठीक है। नॉर्मन मायर किस संस्था से संबंधित है? कंजर्वेशन इंटरनेशनल, ठीक है। इट इज एन एनजीओ, एनजीओ कंजर, सीआई इज द एनजीओ, ठीक है। इसके ही हैं एक पर्सन, उनका नाम है नॉर्मन मायर, इनने कॉन्सेप्ट दिया बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट का, ठीक है। और इसमें इन्होंने क्या कहा, 2 कंडीशन बताई इन्होंने।
हाई लेवल ऑफ एंडेमिज्म, और हाई लेवल ऑफ क्या चीज, हाई लेवल ऑफ हैबिटेट, थ्रेट, ये ही एंडेमिज्म वो है, थ्रेट, थ्रेट परसेप्शन हाई होना चाहिए। अब इसी बात को उन्होंने कहा 1500 एट लीस्ट, कम से कम 1500 वास्कुलर प्लांट होने चाहिए। और कितनी बायोडाइवर्सिटी होनी चाहिए ओरिजिनल का, 30% होना चाहिए, लेस देन 30% बचा होना चाहिए, और खत्म कितना हो जाती है, एटलीस्ट 70%। ठीक है, देखो ये अलग अलग तरह से आएगा, तो 70-30 का याद रखना कि जब आए कि 30% से कम बायोडाइवर्सिटी बची होनी चाहिए उस इकोसिस्टम में जितनी थी, या इसी बात को कहते हैं 70% से ज्यादा खत्म हो चुकी होनी चाहिए, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना, ऐसे ही एग्जामिनर बनाएगा प्रश्न, अगर एक चीज केवल याद रही तो गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो लॉस कितना होना चाहिए, 70%, ये दिया। ठीक है, अब इंडिया की कंडीशन देखो, इंडिया में बायोडाइवर्सिटी हाई है, मैंने पहले ही बात करी अभी क्यों हाई है, हमने वो सब बातें कर ली क्यों हाई है ना। हमारा कोस्ट भी है, मरीन भी बायोडाइवर्सिटी हमारे पास है, का हमारा एक एक्सक्लूसिव जोन भी बहुत बड़ा है, आइलैंड्स भी है हमारे पास, ये सब भी लिखना कि इंडिया में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा इसलिए है। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा हो गई तो फिर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन होगी तो थ्रेट ज़्यादा होगा, इसीलिए इंडिया में 4 क्षेत्र ऐसे हैं जो इन 36 में से 4 क्षेत्र इंडिया में। ठीक है, इन 36 में से अब एक चीज समझ में आएगी आपको, 36 में से 4 जो है बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र इंडिया में है। ठीक है, मतलब इंडिया का टोटल एरिया जो है, इंडिया के कुल क्षेत्रफल का 3% बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में। अब अगर मैं एक मैप बनाऊं तो अभी एक चीज, एक प्रश्न का उत्तर निकलेगा। अब ये बताओ आप, कहां कहां है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में, और कहां है, और और अब मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूं, ऑप्शन 1 है, 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बिल्कुल जिससे पूछूं वही बताएगा, कोई बोलेगा नहीं, प्रेजेंट इन इंडिया। एक, भारत में 4 जैव विविधता तप्त स्थल और पाए जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, अंडमान एंड निकोबार इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, अब मैं कोड दे रहा हूं, कोड 1 ओनली ट्रू बताना है इसमें, 2 ओनली
बोथ, नन। बताओ। वन। भाग्यलक्ष्मी, निदा, वन। क्यों वन? हाँ, ये सवाल पूछा गया था और बहुत लोगों ने गलतियां की थी, इसीलिए मैं पहले ही एक ऐसा सवाल आप लोगों से पूछ चुका हूं। ऐसा सवाल मैंने एक और पूछा था आपसे कि केबुल लामजाओ रामसर साइट है कि नहीं, तो आप लोगों ने बताया था रामसर साइट नहीं है, वन ओनली होगा। बिल्कुल सही बात थी मानसू, वन ओनली ओनली। ठीक है, क्यों? क्योंकि अंडमान इज नॉट एन हॉट स्पॉट, बट अंडमान इज अ पार्ट ऑफ सुंडालैंड हॉट स्पॉट। अंडमान जो है, ये जो सुंडालैंड है इंडोनेशिया में, उसका पार्ट है, ना कि खुद में हॉट स्पॉट है ना। तो खुद में जो हॉट स्पॉट है, ये जो ईस्टर्न हिमालय है ना, इंडो बर्मा है ना, ये अपने आप में एक हॉट स्पॉट है और इंडिया में वो है। वेस्ट ईस्टर्न हिमालय भी इंडिया में वो है, वेस्टर्न घाट इंडिया में है, श्रीलंका में भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे सुंडालैंड हॉट स्पॉट लिखा होता तब सही हो जाता, अंडमान गलत है। ठीक, तो हमारे यहाँ 4 हॉट स्पॉट है, बट नाम नेम वाइज 3 ही है ना। मतलब ऐसे सवाल आए तो देख लेना, 4 है, कैसे आएगा सवाल, ऐसे ऐसे आया भी है। ठीक है, तो ये रॉन्ग है, ये राइट है। ग्रेट निकोबार, हाँ जो भी हो, ग्रेट निकोबार होगा। चलो अंडमान नहीं है तो और वो और थोड़ा कठिन हो गया, है ना। देख लेना एक बार, फिर से देखो, क्योंकि हो सकता है गलती हो जाए। दिखाया है? हम्म, हाँ ये हो सकता है, इसको देख लो अच्छे से, ये मैं भी। हाँ हाँ, तो अंडमान जो है किसका पार्ट है? इंडो बर्मा का, और निकोबार सुंडालैंड। ठीक है, देखो ये भी एक अच्छा सवाल निकला, है ना। ये सुंडालैंड का है और ये इसका है, इंडो बर्मा का।